आज पाकिस्तान भिखमंगा है, आज पाकिस्तान कुत्ते के दुम जैसा हो चुका है। उनसे गुहार लगाई गई है, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान कि प्लीज सिंधु जल समझौते पर अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार फिर सोच लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर भारत से पानी नहीं आया तो। उन तमाम आतंकी और जिहादियों को बताया गया जिनके देश में और जिनके इस्लाम में औरतों को बिस्तर का सामान या फिर औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन या औरतों को खेत बोला जाता है। ये वो हैं जो कुछ दिनों पहले तक भारत को ललकार रहे थे, कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान सरकार को शांत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब वो बुलेट प्रूफ शीशे में भाषण दे रहे हैं। अल्लाह सुभान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के मुसलमानों से इतने नाराज हो गए कि जब हमने लाशें देखी पाकिस्तान के हरे झंडे और चांद सितारे पर जाते हुए, दिल को बड़ा सुकून आया, क्योंकि हमारे देश की 26 महिलाओं को विधवा करने वालों के घरों में लाश का ढेर लगना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि सभी मारे गए आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया मिलने वाला है और मसूद अजहर जिसके परिवार के 14 लोग मारे गए, उसे 14 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जितने भी मौलवी मुल्ला थे वो हाथ में तस्बीह दाना जरूर रखते थे, पर अल्लाह सुभान पर भरोसा कभी नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान को हुए नुकसान की चर्चा हो रही है, पाकिस्तान की जो तबाही हुई है उसकी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान को कैसे मजबूर होकर अमेरिका के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और कैसे यह सीज फायर हुआ, कैसे पाकिस्तान की जान बची, इसी पर चर्चा हर तरफ हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान एक बार फिर से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया आपका। हमारी आखिरी बार जो चर्चा हुई थी वो तब हुई थी जब हम सवाल पूछ रहे थे सरकार से भी और सेना से भी कि आखिर पहलगाम अटैक का बदला कब लिया जाएगा, और अब जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात कर रहे हैं, सेना के शौर्य को, जज्बे को सलाम करने के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना, सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमारे देश की प्रथा और संस्कृति में नारी को नारायणी कहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की सभ्यता में और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारी को शिव शक्ति का नाम दिया था। सिंदूर का महत्व बताना बहुत जरूरी था उन तमाम आतंकियों और उटंगे पैजामे वाले को जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का एक बहुत बड़ा पाप किया था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रख करके सिंदूर का महत्व उन तमाम आतंकी और जिहादियों को बताया गया जिनके देश में और जिनके इस्लाम में औरतों को बिस्तर का सामान या फिर औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन या औरतों को खेत बोला जाता है। उनको यह बताना जरूरी था कि भारत में, भारत की प्रथाओं में, भारत के श्रीमद् भगवद गीता में, भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में और भारत के प्रधानमंत्री की नजरों में सिंदूर और नारी का क्या महत्व है, यह बताना जरूरी था। मैंने कल तस्वीर देखी, अब वहां के मौलाना, वहां के कट्टरपंथी बुलेट प्रूफ शीशों से भाषण दे रहे हैं। ये वो हैं जो कुछ दिनों पहले तक भारत को ललकार रहे थे, कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान सरकार को शांत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब वो बुलेट प्रूफ शीशे में भाषण दे रहे हैं। ये परिवर्तन आ गया है। ये डर मुझे अच्छा लगा। जिस तरीके से अल्लाह सुभान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लस्तीन के मुसलमानों से नाराज़ हो चुके हैं, हमास के मुसलमानों से नाराज़ हो चुके हैं, गाज़ा के मुसलमानों से नाराज़ हो चुके हैं, ईरान के मुसलमानों से नाराज़ हो चुके हैं, उसी तरीके से पिछले 76 साल से अल्लाह सुभान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के मुसलमानों से इतने नाराज़ हो गए कि जब हमने लाशें देखी पाकिस्तान के हरे झंडे और चांद सितारे पर जाते हुए, दिल को बड़ा सुकून आया, क्योंकि हमारे देश की 26 महिलाओं को विधवा करने वालों के घरों में लाश का ढेर लगना बहुत जरूरी था। बुलेट प्रूफ मैंने तो देखा है, और क्योंकि मैं पाकिस्तानी चैनल पर बैठती थी और अब जाकर मैंने खत्म किया है बैठना, अब जाकर मैंने इनकार किया है बैठना। मैं बैठती थी तो मुझे पता चलता था
कि ये जो जितने भी तारिक मुफ्ती तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद और ये जितने भी मौलवी मुल्ला थे, वो हाथ में तस्बीह दाना जरूर रखते थे पर अल्लाह सुभान पर भरोसा कभी नहीं करते थे। वो हमेशा सिक्योरिटी और वहां की सेना को साथ में लेकर के चलते थे। आलम तो देखिए, मजाक तो देखिए और इनका जाहिलपना तो देखिए। किसी भी देश के कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी किसी ने देखा है कि सेना के साथ साथ उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते और बिना मूंछ के दाढ़ी वाले और जाली टोपी वाले बंदूक लेकर के सेना पर आए हैं, बॉर्डर पर आए हैं लड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जहालत का जो पूरा ड्रामा था वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है। आज पाकिस्तान भिखमंगा है, आज पाकिस्तान कुत्ते के दुम जैसा हो चुका है। और पाकिस्तान की प्रकाष्ठा देखिए कि बैठ करके झूठ ऐसा बोला कि हमने भारत के एयरबेस पर हमने ड्रोन गिरा दिया और बर्बाद कर दिया। ये है 56 इंच की छाती वाले मोदी जी जो उसी एयरबेस पर जाते हैं, S-400 पीछे खड़ा रहता है और उसी एयरबेस में भारत माता की का जय जयकार करते हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने झूठा होने का सर्टिफिकेट देते हैं। हम कल तक देख रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना कह रही थी कि देखिए हमने भारत का कितना नुकसान कर दिया, ये सीज फायर तो भारत की तरफ से शुरू किया गया, उनकी तरफ से पहल की गई। कल हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को कांटेक्ट किया गया है, उनसे गुहार लगाई गई है, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान के प्लीज सिंधु जल समझौते पर अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार फिर सोच लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर भारत से पानी नहीं आया तो। अब धीरे धीरे लाइन पर आना शुरू हो गया पाकिस्तान। नहीं विशाल जी, ये कभी लाइन पर नहीं आ सकता है। ये भिखमंगा भिखारी और ये एक ऐसी कौम है जो हमेशा उम्मह और फी सबीलिल्लाह के नाम पर जिहादी हरकतें, आतंकी हरकतें और अश्लीलता के नंगे नाच को ये कभी नहीं छोड़ सकता है। जिस तरीके से कुत्ते के दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरीके से पाकिस्तान कभी आतंक के खिलाफ या आतंक के विरोध या आतंक को खत्म करने में कभी भी ना यूनाइटेड नेशन का साथ दे सकता है, कभी भी ना ही इंटरनेशनल कोर्ट का साथ दे सकता है और ना ही कभी भारत के प्रधानमंत्री की भावनाओं को समझ सकता है और ना ही कभी अपने देश की जनता को संभाल सकता है। अवाम को भूखा नंगा पाकिस्तान क्यों रखता है पता है? अवाम को रोटी रोटी के लिए क्यों तरसाता है पता है? अवाम को कपड़े के लाले पड़े हैं, रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, ये क्यों? क्योंकि जो पैसा लोन के मार्फत, जो पैसा भीख के मार्फत, जो पैसा खैरात के मार्फत पाकिस्तान को मिलता है, वो पैसे से रोटी बोटी खरीदी जाती है आतंकवादियों के लिए, जैशे मोहम्मद के लिए, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए, लश्कर तैयबा के लिए। ऐसे पाकिस्तान पर भरोसा ना था, ना है, ना रहेगा हमें। एक और हैरान कर देने वाली, हालांकि अब ये तो नहीं कहना चाहिए हैरानी वाली, क्योंकि अभी हम जानते हैं पाकिस्तान की हकीकत क्या है। जैसे ही IMF से खैरात क्या मिली, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि सभी मारे गए आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया मिलने वाला है और मसूद अजहर जिसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं उसे 14 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसी के लिए मिली थी क्या खैरात? देखिए, ये नॉर्मल जो मुसलमानों का घर होता है ना, फी सबीलिल्लाह और उम्मह का जो घर होता है ना, वो बच्चा इतने सारे क्यों पैदा करते हैं? 7 बच्चा, 8 बच्चा। हमने उत्तर प्रदेश में न्यूज़ में आप लोगों के भी चला कि 22 महिलाओं ने 95 बच्चे पैदा किए, 95 बच्चे पैदा किए। ये वो जो पाकिस्तान से यहाँ आकर बसी हुई थी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म वीजा पर जब इन्हें निकाला गया तो पता चला मुरादाबाद। तो ये क्यों करते हैं? इनके लिए बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी उसमें परिश्रम होता ही नहीं है, ना पढ़ाना है, ना लिखाना है, ना इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। हजार भी रेडी लगा करके आएगा और अगर 7 बच्चे की माँ है तो 7,000 रुपए अपने पॉकेट में रखेगी माँ, ये समझिए। उसी तरीके से आज आतंकवादी के जो 14 परिवार वाले मरे हैं, वो सोच रहा होगा, बिल्कुल आपने सही कहा था कि काश 30 लोग मरे होते तो 30 करोड़ रुपए हमें मिलता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये जो पाकिस्तान की आवाम मर रही है, पानी के लिए आज तरस रही है, रोटी और दाने के लिए आज तरस रही है, ये इसलिए नहीं
कि वहां पर अर्थव्यवस्था इतनी नेस्तनाबूद बर्बाद हो चुकी है। भीख तो मांगता है पाकिस्तान, खैरात तो मांगता है पाकिस्तान, कम से कम 2 रोटी तो दे ही सकता है अपनी आवाम को भीख और खैरात मांग करके, लेकिन वो सारा पैसा उठा करके आतंकवादियों को दिया जाता है। दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि सिंधु जो हमारा एक समझौता था, उसके लिए ये इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे? अल्लाह है ना पानी देने के लिए, अल्लाह पानी दे देगा, क्या दिक्कत है? अल्लाह बच्चे दे सकता है, अल्लाह दुनिया बना सकता है, अल्लाह कायनात बना सकता है, अल्लाह सूरज बना सकता है, अल्लाह चांद बना सकता है, अल्लाह पानी नहीं दे सकता? ये कैसी बात है? एक सवाल बलूचिस्तान को लेकर उठा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अपने शौर्य का परिचय दे रही थी, पाकिस्तान के एयरबेस उड़ रहे थे, टेरर कैंप्स में धमाके हो रहे थे, तब बलूच लिबरेशन आर्मी पीछे नहीं हटी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दूसरी तरफ से पाकिस्तान की सेना की पिटाई करनी शुरू कर दी और आज स्थिति यह है कि बलूचिस्तान यह दावा करने की स्थिति में आ गया है कि साहब अब हम आज़ादी के बहुत करीब हैं। ये बलूचिस्तान ने कितना बड़ा रोल अदा किया, ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना की कमर कैसे तोड़ी, आज पूरी दुनिया ये भी पूछ रही है और देख रही है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान। विशाल जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने अपनी सुन्नत रसूल में लिखा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। बलोच के साथ जो पाकिस्तानी उम्मह और फी सबीलिल्लाह वालों ने और ला इलाहा वालों ने जो किया, वो सब्र का बांध अब टूट चुका था। ना जाने कितनी महिलाओं को उठा करके बलात्कार करना, ना जाने कितनी महिलाओं को उठा करके उनकी किडनी सप्लाई करना, उनके ऑर्गन को सप्लाई करना, बच्चों को उठा करके भीख मांगने के लिए यूएई भेजना और वहां के पुरुषों को उठा करके मुजाहिद बनाना, आतंकवादी बनाना और किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, ये सारी चीजें क्राइम करवाना, ये सब कुछ चल रहा था। यहां तक के बलोच की कितनी महिलाएं जो हैं वो जब डेड बॉडी और शव के पास जाती थी अपने खोए हुए, किडनैप्ड हुए अपने घर के पुरुषों को, तो जिस तरीके से उनके ऑर्गन, उनकी अतड़ियां, उनके फेफड़े और कलेजे ये पाकिस्तानी लोग निकाल करके बेचते थे, वो शक्ल पहचानने के काबिल नहीं होती थी। और बलोच की महिलाएं आज भी रोती हैं कि क्या पता जिसको मैंने दफनाया है वो मेरा था भी या किसी और का था। तो ये सब्र का बांध टूटा और बलोच की महिलाएं और बलोच के जितने भी नागरिक हैं वो आए मैदान में और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। और आज देखिए कि डॉक्टर महरंग इस बात की आवाज बुलंद कर रही है कि हम अलग देश बनने को तैयार हैं। मैं बलोच के प्रत्येक नागरिक को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है और जो हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने पाकिस्तानी फी सबीलिल्लाह वालों का सामना किया है। बलोच के जवानों ने, बलोच की महिलाओं ने, बलोच के बुजुर्गों ने, बलोच के बच्चों ने जो अपना छाती चौड़ा करके पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल करके उंगली दिखा करके बताया कि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। बलोच एक अलग देश बनेगा और जैसे ही बलोच अलग देश बनेगा, बलोच का अलग झंडा होगा, बलोच की अलग कमेटी होगी, बलोच की अलग सरकार होगी, बलोच का अलग प्राइम मिनिस्टर होगा। हम जैसे भारत के राष्ट्रभक्त जरूर जाएंगे डॉक्टर महरंग से मिलने और बलोच जाकर के वहां पर जरूर विजिट करेंगे। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के मन में अब ये प्रश्न है कि पिछले साल जहां 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में, इस पहलगाम अटैक के बाद क्या हमारी इकोनॉमी को, क्या हमारे टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका नहीं लगा, बहुत धक्का नहीं लगा? क्या नाजिया जाएंगी कश्मीर जाकर आवाज बुलंद करेंगी और कहेंगे कि टूरिज्म यहां पर अब पहले की तरह ही होगा, पहले की तरह लोग बेखौफ होकर आए, कोई आतंकी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? विशाल जी, कश्मीर मेरा था, कश्मीर मेरा है और कश्मीर भारत के प्रत्येक नागरिक का है। ये बात जरूर है कि आज़ादी के बाद भी आज़ादी का नारा यासीन मलिक के नेतृत्व और बुरहान वानी के नेतृत्व और बेनज़ीर भुट्टो के ऑर्डर पर लगाया गया। ये बात ज़रूर है और इसमें कोई गुरेज या कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में स्लोगन आज़ादी के बाद भी ये लगता था कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में पाकिस्तानी बच्चा लाएंगे और मुजाहिद बनाएंगे। ये बात मैं मानती हूं, लेकिन 370 हटने के बाद ये जो स्लोगन लगाने वाले लोग थे ना,
वो बिलों में ऐसा घुसे थे कि ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। और जैसे ही अब्दुल्ला परिवार के लोग दोबारा आए सत्ता में और इन्हीं लोगों के मदद के मार्फत आए सत्ता में, हमने पहलगाम अटैक देखा। कश्मीर में 1993 में लाल चौक के पास श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भगवा पगड़ी पहन करके कहा था कि हम यहां पर भगवा लहराएंगे और कश्मीर से 370 हटाएंगे और कश्मीर को हम यहां का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत जमीन का जन्नत बनाएंगे। और मोदी ने बनाया। नाजिया इलाही खान अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले समर वेकेशन में जरूर कश्मीर जाएगी। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर से पंडितों को भगाया जरूर गया है, लेकिन आज भी कश्मीर के इतिहास को उठा करके देखा जाए, कश्मीरी पंडितों का हक है कश्मीर पर, हिंदुओं का हक है कश्मीर पर। किसी के 4 गोलियां चला देने से भारत के पुत्र और भारत की पुत्रियां अपने कदम को पीछे करने वालों में से नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया था पहलगाम अटैक के 15 दिनों के अंदर कि पता नहीं हम कुछ प्लान कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कुछ छोटा मोटा तो प्लान नहीं करेंगे। जब ये प्लानिंग की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई कि कितना नुकसान हुआ है, तो लोग हैरान रह गए कि साहब सिर्फ 9 टेरर कैंप्स तबाह नहीं किए, आपने 11 एयरबेस उड़ाकर रख दिए, आपने उनकी सेना के बड़े बड़े हथियार उड़ाकर रख दिए। और पाकिस्तान का जो एयरबेस है जब वो तबाह हो गया, ये सोर्सेज बताते हैं, जानकारी है कि जब पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक होने शुरू हुए 9 मई की रात को, जब एयरबेस एक एक करके तबाह हुए, जब पाकिस्तान को लगा कि ना तो फाइटर जेट उड़ पाएंगे, ना मिसाइलें यहां से लॉन्च हो पाएंगी, जो ड्रोन के लॉन्च पैड थे वो भी उड़ने शुरू हो गए, तब बताया जाता है कि 10 मई की सुबह पहले वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और फिर भारत के डीजीएमओ से उसने बात करने की कोशिश की, उसने पहल की कि साहब हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये सब एयरबेस तबाह होने के बाद हुआ। यानी कि अगर कोई सोच रहा था कि बस 9 टेरर कैंप तबाह करने तक ऑपरेशन सिंदूर सीमित था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय सेना की तैयारी आप देखिए कितनी लंबी है, कितनी दूरदृष्टि के साथ हम चलते हैं कि पहले टेरर कैंप और फिर सेना पर अटैक, ऐसा अटैक कि सेना उठना खड़ी हो सके। विशाल जी, आपको पता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कितने नीचे गिरा है। पाकिस्तान ने अपने उम्मा और फी सबीलिल्लाह का जो कैरेक्टर दिखाया है वो कितना गंदा और कितना बदतमीज दिखाया है। पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया था कि पाकिस्तान अपने फ्लाइट का टाइम टेबल अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था और सिविल एयरलाइंस जो थे जिसमें पैसेंजर उड़ करके जा और आ रहे थे, जिसमें एक एक फ्लाइट पर 230, 240 लोग, 250 लोग, 320 लोग थे, ऐसे सिचुएशन पर वो सिविल फ्लाइट एरोप्लेन को वो उड़ा रहा था, टेक ऑफ और लैंड करवा रहा था, जिसमें ड्रोन डालने में भारत को दिक्कत हो, क्योंकि भारत श्रीमद् भगवत गीता को मानता है, भारत की सेना हर हर महादेव और भारत माता की जय कहती है और इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखती है। तो ड्रोन का अटैक जो है वो भारत सही से ना कर पाए और एक आध सेकंड की चूक हो, इसके लिए अपने ही नागरिक का जान पाकिस्तानियों ने सिविल एरोप्लेन के जरिया बहुत जोखिम में डाला था। और इसके लिए मैंने उसी वक्त कहा था जैसे ही पता चला कि इंटरनेशनल एविएशन से बात करने की जरूरत है भारत को, लेकिन भारत ने उससे पहले ही उन सारी चीजों को ठीक किया। मुझे लगता है कि एक ब्लफ जो चलाया था पाकिस्तान ने, एटमी ताकत है हम तो एटमी ताकत है, हम तो ये फोड़ देंगे, हम तो ये तोड़ देंगे, हम तो वो काट देंगे, हम तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। आज उसी के रेडिएशन पे पाकिस्तान का एक हिस्सा खाली किया जा रहा है, उसी के रेडिएशन पर ये ब्लफ सबके सामने आ गया। दूसरी चीज कि पाकिस्तान का पोर्ट गिरवी, पाकिस्तान की एटमी ताकत गिरवी, पाकिस्तान की महिलाएं गिरवी, पाकिस्तान के बच्चे गिरवी, पाकिस्तान आधा से ज्यादा गिरवी, पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो गिरवी। तो भैया तुम किसको ब्लफ दिखाते हो और किसको तुम बेवकूफ बनाते हो? हम में से कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है, कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है। तुम आतंकवाद सप्लाई करते थे और तुम कुत्ते की दुम हो, तुम आतंकवाद ही सप्लाई करते रहोगे। भारत से तुम्हारी तुलना ना कभी हो सकती थी ना कभी होनी है। तुम कचड़ा हो, तुमको यह मानना पड़ेगा कि तुम कूड़ा करकट हो, तुम आतंकवाद की फैक्ट्री हो, यह तुमको मानना पड़ेगा। और शर्म आनी चाहिए ट्रंप चचा को कि जिस उसामा बिन लादेन को पाल पोस करके अमेरिका की सरकार से सालों पैसा लेता रहा पाकिस्तान की सरकार, उसको आईएमएफ का लोन का खजाना खोल करके दे दिया। आज ट्रंप चचा अपने आप को नोबेल प्राइज के होड़ में इतना आगे ले जा चुके हैं कि ना जाने वो क्या क्या फैसला करे जा रहे हैं, ना जाने वो क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में
ये जो जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और उसामा बिन लादेन के जो सपोले हैं, इससे सतर्क रहना चाहिए हमारे ट्रंप चचा को भी। एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? क्या भारतीय सेना को इस समय सीज फायर के लिए तैयार हो जाना चाहिए था? जब हमारा अपर हैंड था, जब 11 एयरबेस तबाह हो चुके थे, तो क्यों ना 4-5 दिन और शायद आपके पास पीओके होता। विशाल जी, मुझे अपने भारत की सेना पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, और देश के प्रत्येक नागरिक को जो इस मातृभूमि की पूजन करता है, जो इस मातृभूमि को अपनी माता मानता है, वो देश की सेना के खिलाफ कभी अब एक शब्द भी नहीं उठा सकता है और देश की सेना पर आंख बंद करके भरोसा करता है। देश के प्रधानमंत्री पर आंख बंद करके भरोसा करता है। जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह जी ने कहा कि अगर 3 दिन और ये ऑपरेशन सिंदूर चलता तो पीओके हमारा होता, लेकिन एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। एक बार ब्लोच हट जाए, पीओके हम ले लें, बांग्लादेश पर हमारी आर्मी कूप कर जाए, हमारे हिसाब से बांग्लादेश चले, तो ये तीनों जो खुशखबरियां हैं, हम चाहते हैं कि हम जरूर सुनेंगे और सुनकर रहेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में ही सुन करके रहेंगे। किसी को भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे थे कि रफाल में नींबू मिर्ची लगा रहे थे और कह रहे थे कि देखो रफाल में नींबू मिर्ची लगाने के लिए रखा गया है। तो उन विपक्षी दलों के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मैं पूछना चाहती हूं कि नींबू मिर्ची हमारे हिंदू धर्म की धार्मिक चीजों पर तो आपने टिप्पणियां कर दी, लेकिन ये ला इलाहा पढ़ करके गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा वाले के ऊपर आप टिप्पणियां करने में आपके हलक में कौन सी हड्डी या कौन सा पत्थर चला जाता है जो आप टिप्पणियां नहीं कर पाते हैं? ये दोहरे चरित्र और ये गिरगिटनुमा चरित्र कब तक दिखाता रहेगा कोई भी? पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हम पीओके लेकर रहेंगे। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आपने क्या अमेरिका के दबाव में देश के राष्ट्रीय हितों से, सुरक्षा हितों से क्या समझौता कर लिया? आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान पहले किया? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान पहले नहीं किया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब ये तो ट्रेड की धमकी मैंने दे दी थी, मैंने तो सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी थी, इसीलिए भारत मान गया, पाकिस्तान मान गया? मैं भी कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि आखिर जिन्ना के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो नेहरू ने पाकिस्तान बनवा दिया? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों के साथ गांधी का ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो मंदिरों में जाकर के कुरान की आयत पढ़ लिए थे? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवा दिया था? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने सिखों का स्लॉटर करवा दिया था? मैं भी पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा समझौता किया था बेनजीर भुट्टो के साथ जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार 2-2.5 साल चलता रहा, और फारूक अब्दुल्ला आज भी कह रहे हैं कि हाँ उनके मौजूदगी में हुआ था और वो वजीर डिस्को चलाया करते थे। मैं भी राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर आप चाइना के ड्रोन का पब्लिसिटी क्यों कर रहे थे, उसका एड क्यों दे रहे थे? मैं भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूं पर जवाब मिलता ही नहीं है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के विरोध होते होते ये लोग देश के विरोध हो चुके हैं, देश की सेना के विरोध हो चुके हैं, देश के जवानों के विरोध हो चुके हैं। इन शब्दावलियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि इस देश को सुरक्षित कैसे रखना है, मोदी को पता है कि इस देश के नागरिक को सुरक्षित कैसे रखना है। शशि थरूर साहब को भी ये सुना गया कि उनसे भी बड़े नाराज है, क्योंकि शशि थरूर ने कह दिया कि इंटेलिजेंस फेलियर तो इजराइल से भी हो जाता है, तो भारत में हो गया तो इसको लेकर के इतना गंभीर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इजराइल में भी इंटेलिजेंस चूक हुई थी, हमास ने अटैक कर दिया था। शशि थरूर ने कहा कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया, जो सेना ने ऑपरेशन चलाया, इसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। तो शशि थरूर से सवाल पूछ लिए गए कि आप पार्टी लाइन से अलग कैसे जा रहे हैं? देखिए विशाल जी, कांग्रेस कार्यालय में अकबर रोड में, पहले तो अकबर रोड था क्योंकि ये लोग बाबर के कब्रिस्तान भी जाते थे, तो इनके पास होने के बाद अगर जाते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आप चांद की पूजा कर लेते हैं तो सवाल पूछा जाएगा, अगर आप सूर्य की पूजा कर लेते हैं तो सवाल पूछा जाएगा, अगर आप भगवान राम के जय जयकार कर देते हैं तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन शायद एक चीज़ छुपाई जा रही है
और जिसको शशि थरूर ने भी सही से नहीं बताया खुल करके कि उमर अब्दुल्ला ने अपने जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के सत्र में खड़े होकर के, जो स्पेशल सत्र बैठाई गई थी उसमें खड़े होकर के माफी मांगी है कि उनकी चूक थी, उनके स्टेट की पुलिस की चूक थी। और पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के वक्त में सेना और जवान खड़ी की जाती है, सुरक्षा की पूरी टुकड़ी बैठाई जाती है, लेकिन वहां के लोकल टूरिज्म वालों ने कोई इतला नहीं किया था और बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यह घटना सामने आया। और क्योंकि काफी ऊंची पहाड़ी पर पहलगाम है तो सेना को और जवानों को पहुंचने में, सुरक्षा कर्मियों को पहुंचने में समय लगा। अगर यह बात पहले ही स्टेट की सरकार को बताया जाता या सेंट्रल की सरकार को बताया जाता तो वहां पर हमारे जितने भी टूरिस्ट वहां पर गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे 20-20 मीटर पर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सेना खड़ी थी, सुरक्षा खड़ी थी, वैसे ही वहां पर भी रहती जरूर। अब आती है दूसरी बात कि अगर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट को या पुलिस के डिपार्टमेंट को ओवरलैप करके सेंट्रल अपने इंटेलिजेंस टीम को अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है या बहुत ज्यादा एक्टिव करता है तो फिर राहुल गांधी उठ करके बोलेंगे ये लीजिए मेरा फोन तो मोदी जी हैक कर रहा है, ये लीजिए मेरा फोन में ना मोदी जी टी करवाते हैं, ये लीजिए मेरे फोन में। तो अब बताइए, अरे हेड और टेल दोनों आपका नहीं हो सकता है। और आपके अलायंस पार्टी के जो उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है माफी मांगने के लिए। उन्होंने टूरिज्म के जो लैप थे, उन्होंने जो टूरिज्म की जो गलतियां थी लोकल टूरिज्म की, वो सब कुछ उन्होंने अग्री कर लिया है। तो शशि थरूर को भी क्रिस्टल क्लियर होकर के पूरी विस्तार में बात बतानी चाहिए। आधी अधूरी बातें बता करके वो भाजपा ज्वाइन करने के अगर चक्कर में है तो वो करे, वो सुपीरियर लीडर का मामला है, लेकिन ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमारे देश की जनता को ना दी जाए। एक और सवाल उठता है नाजिया कि पाकिस्तान को आपने पीटा तो बहुत, उसके एयरबेस भी तबाह कर दिया। अब तो जानकारियां ये है कि 20% पाकिस्तान की एयरफोर्स एक तरीके से खत्म हो गई। बिल्कुल। लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है कि आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना, इसे अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही हैं। और जब तक दोनों एक ही हैं, जब तक वो बचे हुए हैं वो लौट कर तो आएंगे ही, क्योंकि उन्हें आता ही सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके ये सोचकर बैठ गए थे कि उनको हमने सबक सिखा दिया है, वो वापस नहीं आएंगे, कोई हिमाकत नहीं करेंगे, वो वापस आए। आज हमने इतने बड़े अटैक किए हैं, अगर हम फिर यही गलती कर लें सोचकर कि वो वापस नहीं आएंगे तो ये फिर गलती होगी। वो कोशिश तो फिर से करेंगे, क्योंकि उन्हें आता ही सिर्फ ये है। जो खैरात उन्हें IMF से मिली है उसका वो इस्तेमाल ड्रोन खरीदने में ही करेंगे, उसका इस्तेमाल वो फाइटर जेट खरीदने में, मिसाइलें खरीदने में ही करेंगे। उन्हें भारत से नफरत के अलावा और कुछ समझ नहीं आता, इसलिए हम गलती करेंगे अगर ये मान लें कि पाकिस्तान नहीं आएगा पलटकर हमला करने के लिए। नहीं विशाल जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और भारत ने 1980 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान के आतंकवादियों का सामना किया है। हमने कितनी जानें खोई हैं, हमने कितना अपने देश को उथल पुथल होते हुए देखा है, हमने अपने देश को डरा हुआ देखा है, हमने अपने देश के नागरिकों को सहमा हुआ देखा है। ये बात ज़रूर है कि 53-54 साल कांग्रेस की सरकार के वक्त में यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बैठ करके चिकन तंदूरी तोड़ा करते थे, उसकी रान तोड़ा करते थे, दस्तरखान शेयर किया करते थे। लेकिन अब वक्त आया है कि जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से सीज फायर के वायलेशन के तुरंत बाद अपनी स्पीच को रखा, उन्होंने साफ कहा है कि टेरर और टेररिज्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या उन्होंने ट्रंप की दोस्ती निभाने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने अपने देश के नागरिक की सुरक्षा सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखी और देश के प्रधानमंत्री को जो निर्णय लेना चाहिए था उन्होंने वो निर्णय लिया है। आपने बिल्कुल विशाल जी सही कहा है कि जिस पाकिस्तान में 36,000 रजिस्टर्ड आतंकी मदरसे हैं वो तो फिर आतंक फैलाएगा ही, और उसकी नसों में आतंक है। उसकी आसमानी किताब में कहा गया है काफिरों को मारने के लिए और जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाने के लिए, ये तो उसकी आसमानी किताब में कहा गया है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो आसमानी किताब पाकिस्तान के मदरसों में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पढ़ा रहा है, क्या वो किताब हमारे देश में, भारत में मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या वही सेम आसमानी किताब हमारे देश के देवबंद में नहीं पढ़ाया जा रहा है, जमायतुल उलमा-ए हिंद में नहीं पढ़ाया जा रहा है, या असदुद्दीन अवैसी के मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, या तौकीर के मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? भारत को 2.5 से लड़ना पड़ रहा है विशाल जी। भारत चाइना और पाकिस्तान से सिर्फ नहीं
नहीं लड़ रहा है। इस देश में बैठे हुए जो लोग पाकिस्तानी प्रवक्ता कभी बन जाते हैं, पाकिस्तानी नेता कभी बन जाते हैं और देश की सेना से लेकर के देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश की सुरक्षा तक को दांव पे लगाने की कोशिश में लग जाते हैं, होड़ मचाते हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चमकाते हैं खुद को, उनसे भी हमें लड़ना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जैसे ऑपरेशन स्कॉर्पियो बना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी बना और हमारी जीत आज सिर्फ हमें नहीं पता बल्कि पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया जानती है कि हमने क्या अचीव किया है, हमने कौन सा मिशन अकम्प्लिश किया है। हमने पाकिस्तान को धूल चटवा दिया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, आज कितने शव, कितने जनाजे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन के नारे के साथ मिट्टी में मिल रहे हैं। देखिए, तो हर चीजों का एक समय होता है और सबसे पहले घर की सफाई बहुत जरूरी होती है। तो अब घर की सफाई के साथ साथ वो सारे काम किए जाएंगे जो इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा। प्रधानमंत्री ने एक न्यू नॉर्मल की बात की है। उन्होंने कहा टेरर और टॉक नहीं चलेंगे साथ, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा, पानी और खून साथ नहीं बहेंगे और वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। अब ये समझ ले, पाकिस्तान के आतंकी हमला हुआ तो भारत अपने तरीके से जवाब देगा और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हो रहा है उसे अब न्यू नॉर्मल समझे पाकिस्तान। मैं तो अभी फिर से कहूंगी विशाल जी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जाहिर सी बात है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है। ये बात उरी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के माध्यम से रख दिया था। टेरर और टॉक इन्होंने यूनाइटेड नेशन में रखा था डॉक्टर एस जयशंकर ने। टेरर और टूरिज्म तुर्किस्तान के लिए भी कह दिया गया, बॉयकॉट टूरिज्म कर दिया गया कि टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता है। आज तुर्किस्तान रो रहा है, आज तुर्किस्तान कह रहा है कि हम आपको कोई आपत्ति में नहीं आने देंगे, आपको पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है विशाल जी कि तुर्क के मंत्रियों को, टूरिज्म मिनिस्टर को ये बोलना क्यों पड़ रहा है कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसका मतलब है कि तुमने हमारे भारत के नागरिक से जो टूरिज्म में पैसे कमाए हैं, जो डॉलर्स कमाए हैं, वो आतंक में लगाया है। ये तो तेरा मेरा रिश्ता है ना। लाल झंडा चांद और सितारा, हरा झंडा चांद और सितारा, दोनों के झंडे भी तो सिमिलर हैं। तो मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि तुर्किस्तान बॉयकॉट तो हो ही रहा है, साथ साथ बॉलीवुड बॉयकॉट भी होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बॉलीवुड के खान, पठान और बादशाह और शहंशाह कहा करते थे कि वसीम भाई को हम बुलाए हैं और अपने IPL 2020 की टीम में रखे हैं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल झगड़ा है, इंडिया और पाकिस्तान, ये तो पॉलिटिकल झगड़ा है। तो शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड के उन तमाम खान और पठानों को जिन्होंने पाकिस्तानियों को हवा दिया और पाकिस्तानियों को भारत में बुला करके काम और काज दिया। खैर, आज चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि आज सेना के शौर्य पर बात करने का समय है और नाजिया से हमने वही आज चर्चा की है कि भारत ने क्या कमाल करके दिखाया है। हमने जैसे शुरुआत में भी कहा कि आखिरी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर से पहले थी और आज चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया भाई, आपने समय दिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।